ओके सी हियर, सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की थियरी में अपना कहाँ तक हुआ है चेक करो। क्लास ऑफ एसेट्स हो गया, कंडीशंस, मेथड, रेट्स, सिस्टम, अमाउंट, सेल ऑफ एसेट, एक्चुअल कॉस्ट की थियरी तक हो चुका है। ओके, इसमें अपनी दो चीज़ें बाकी है, फिर अपना डेप्रिसिएशन का थियरी खत्म। ओके, तो सी नेक्स्ट थियरी क्या अपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो सुनो ध्यान से, एक एक चीज ध्यान से सुनो, सुनते ही दिमाग में छप जाएगा। ओके, अगर कोई असेसी का, सुनो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग, और अगर वो कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करता है तो उस प्लांट एंड मशीनरी पे उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलता है। क्यों बताऊंगा, लेकिन एक बार वापस गौर से सुनो क्या बोला मैंने। अगर किसी असेसी का, स्क्रीन पर देखो लिखते आता हूं, अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं थियरी, इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग समझता है ना, जो चीज़ें बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो होते हैं मैन्युफैक्चरर, उन लोग के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। प्लस एक और शर्त है, प्लांट एंड मशीनरी जैसा कोई एसेट होना चाहिए। तो अगर ये जोड़ी जम गई ना, तो रूल क्या है, अगर ये लोग कभी भी नई प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं ना, तो उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलता है। अब क्यों मिलता है बताऊंगा, लेकिन पहले ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी रखना। ये देखो, अभी मैं तुमको इधर को ड्रॉ किया हो, बता दो, ये देखना, लुक, ये देखना, मैंने तुम लोग को 4 क्लास ऑफ एसेट्स बताए थे, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, बाकी सबको क्या बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। अरे इनकम टैक्स की नज़रों में 4 ही एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग मतलब ऑल दी 4 दीवार छत्स, फर्नीचर, इंटेंजिबल, और बाकी सब प्लांट एंड मशीनरी होता है। तो अभी मैं जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की थियरी पढ़ा रहा हूँ ना, सुनो, वो बिल्डिंग के लिए नहीं है, फर्नीचर के लिए नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी नहीं है। अगर है भी तो किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और वो भी हर धंधे के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। क्यों मैं बताऊंगा, लेकिन पहले गौर से देखना, ये थियरी को एकदम जनरल थियरी की तरह मत समझना, ये खाली जिनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, उन्हीं के लिए ये चीज़ है, एंड इट इज ओनली फॉर विच एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये चीज़ क्यों है तुमको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरे को डिस्टिंक्शन बिटवीन बताना पड़ेगा। लुक हियर, डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, दोनों का डिस्टिंक्शन बताऊंगा, फिर मैं तुमको लॉजिक बताऊंगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने क्यों चालू किया। ओके, तो पहले देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल, सुनते ही याद कर लो। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर धंधे में मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, मतलब कोचिंग क्लास का धंधा, हर बिजनेस में नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो होता ही है। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन हर धंधा के मैन्युफैक्चरिंग धंधा, एक फर्क हो गया। दूसरा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज फॉर ऑल एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल, प्लांट एंड मशीनरी सब, लेकिन एडिशनल इज ओनली फॉर प्लांट एंड मशीनरी। एक और पॉइंट सुनना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन बार बार लगातार हर साल सालों साल मिलता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली एक ही बार मिलता है, जब नई नई प्लांट एंड मशीनरी हम लोग खरीदते हैं ना, उसके फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही बार मिलता है। ये भी पॉइंट नोट करने लायक है, क्यों बताऊंगा, लेकिन एक ही बार मिलता है वो। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो एक बार एसेट ले लिया ना, हर साल उसमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज से साल टू साल मिलते ही जाता है। फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन जूने पुराने सब एसेट्स में मिलता है, ये खाली नई नई जो मशीन खरीदी है ना, उसी के लिए मिलता है। मतलब पूरे ब्लॉक के ऊपर नहीं मिलता,
ब्लॉक में जो नया नया मशीन करंट ईयर में लिया ना, उसी के लिए मिलता है। ये पहले दिमाग में छाप के रटो, फिर ही मैं तुमको रीजन बता पाऊंगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का रीजन क्या है। तो बताओ डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इज फॉर ऑल बिजनेस, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। नॉर्मल इज फॉर ऑल एसेट्स, दिस इज फॉर प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मल बार बार लगातार हर साल मिलता है, ये खाली एक ही बार फर्स्ट ईयर में मिलता है। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन जूने पुराने सब एसेट्स पूरे ब्लॉक पे मिलता है। पता है अपना ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक में जूने पुराने नए सब एसेट्स में मिलता है। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली नई नवेली जो मशीन आई है ना, उसी पे मिलता है पहले साल बस। अब मुझे बताओ इसके पीछे लॉजिक क्या है। सी लॉजिक तो तुम लोग कब सोच पाओगे मालूम है, जब ये कैलकुलेशन देखोगे। ये देखना, एक कैलकुलेशन में देखो मैंने करके रखी, देखो ना इधर। मान लो अपने पास एक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है और मान लो कि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले हैं। अरे मतलब ये बोलना चाह रहा, स्क्रीन पर देखिए, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हुई है। और प्लांट एंड मशीनरी का ये देखो ओपनिंग WDV मान लो 6 लाख है, देखा स्क्रीन पर। फिर करंट ईयर में हमने एक नई मशीन परचेस की है 10 लाख की, एंड फिर ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल वेल नहीं हुआ है, तो अपने ब्लॉक का वैल्यू क्या आ गया 16 लाख। एंड फिर हम लोग डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे, पहले 16 लाख के अंदर कोई लेस देन 180 डेज वाला घुसा हुआ रहेगा ना, तो उसको कोने में लेके चमाट मारना पड़ता है। मतलब उसको अलग करके उस पर हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ये तो कब, अगर कोई लेस देन 180 डेज वाला परचेस किया होगा तो उसके लिए तो अपने को ये परचेस की तारीख देखनी पड़ती है ना। तो मान लो अपने ये जो मशीन परचेस किए ना, वो 3 अक्टूबर के पहले ही लिए थे, और अपना रूल है 3 अक्टूबर तक का परचेज होता है ना तो फुल ईयर मिलता है। नहीं तो अगर 3 अक्टूबर के बाद हुआ तो उस पर हाफ ईयर आएगा। तो फिर तो मैं क्या करता, इसमें से उसको अलग करके हाफ डेप्रिसिएशन लेता और बैलेंस पे फुल। अरे आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, ऐसा करते हैं ना। खैर इन सब चीज़ों का इधर को लेना देना नहीं, तो जनरल चीज़ ऐसे ही खाली याद दिला रहा हूँ। डेप्रिसिएशन नया नया पड़ा है ना, तो बार बार बोल बोल के दिमाग में छापना है अपने को। तो लेट्स अज्यूम इधर कुछ लेस देन 180 डेज वाली मशीनरी नहीं है, तो अपने फिर बाइफर्केशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा फुल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 16 लाख पे 15% निकाला। पता है मैंने 15% क्यों लिया, बताओ चलो। ये देखो मैं कब से प्लांट एंड मशीनरी का गाना गा रहा हूँ ना, और प्लांट एंड मशीनरी सुनते ही वो जनरल रेट याद आना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट क्या है 15%, तो वो 15% लिया है। हाँ अगर कंप्यूटर वगैरह ऐसा बोलते तो अलग बात होती है, लेकिन कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी तो 15% होता है ना, तो मैंने 15% निकाल दिया। लेकिन सुनिए अभी, सुनो सुनो तो सही, ये है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलूंगा, एक से ना, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब देखो, सिंस असेसी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और उसने ड्यूरिंग द ईयर ये देखो एक नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस की है, तो ये देखना इसके ऊपर अपने को एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनल क्यों बोल रहा हूं मैं, एडिशनल इसलिए बोल रहे क्योंकि ये देखो ये 10 लाख को 16 लाख में घुसेड़ के एक बार तो डेप्रिसिएशन निकाला ही है, अब उसी 10 लाख पे वापस निकालना है। और 10 लाख पे, यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली करंट ईयर में जो नई नवेली मशीन आई है ना, करंट ईयर में फ्रेश मशीन, उसी पे मिलता है। क्यों बताऊंगा, लेकिन एक बार मुझे कैलकुलेशन करने दो। ये देखो इसके ऊपर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये देखो क्या लिख रहा हूं, एडिशनल डेप्रिसिएशन। और रेट क्या बोला था मैंने, सुना था 20%। करो कैलकुलेट, एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। कैलकुलेट किस पे, 10 लाख पे करना है। 10 लाख का 20% कितना हो गया 2 लाख।
तो इधर 2 लाख आ जाएगा। मतलब पता है अपने को टोटल कितना डेप्रिसिएशन मिला, ऐड करो। अरे अपना टोटल डेप्रिसिएशन है 2,40,000 तो था ही, दैट वाज नॉर्मल, और ये 2 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। लेकिन गौर किया जाए एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने पूरे ब्लॉक के ऊपर कैलकुलेट किया है कि खाली नई मशीन पे, नई मशीन। तभी तो देखो मैंने इधर डब्बा बना के इधर साइड में से एरो खींच के दिखाया है, तो आई वांटेड टू हाईलाइट कि सिर्फ नई मशीन पे मिलता है। लेकिन ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन का एरो देखो, ये एरो कहाँ से निकल रहा है, 16 लाख में से, कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो पूरे ब्लॉक पे मिलता है, नई पुरानी सब मशीन पे मिलता है। ओके, अब बताओ इसका इफेक्ट कहाँ आएगा। ये 2,40 नॉर्मल और 2 लाख का एडिशनल, ये दोनों को ऐड करके जो आता है 4,40,000, इसको लिखेंगे कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये देखो अपना स्टेटमेंट बनता है ना, इधर देखो, ये देखो ऐसा स्टेटमेंट बनता है ना, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यहां पर डिडक्शन मिलेगा। और सोच एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब डिडक्शन ज्यादा मिला है। अरे ज्यादा मिला तो क्या हो गया, अरे हम लोग ये क्या कर रहे हैं मालूम है ना, हम लोग अंत में एक नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम पे डिडक्शन अगर ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा, और प्रॉफिट छोटा तो टैक्स कम होगा। मतलब है तो फायदे वाली चीज़ ना, लेकिन क्यों वो बताया नहीं है। सी क्यों वगैरह तो क्या बता दूंगा, लेकिन एक बार क्या है कैलकुलेशन समझना चाहिए। तो बताओ मैंने कैलकुलेशन कैसे की थी, बताओ। पहले तो मैंने नॉर्मल वर्किंग कर दी अपनी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की, उस पर पहले सादा डेप्रिसिएशन निकाल लिया 2,40,000, एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है, ये तो प्लांट एंड मशीनरी है। तो मैंने ये जो नई मशीन है ना उस पर एक्स्ट्रा 20% ले लिया, और उससे मुझे खुशी हुई क्योंकि मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट बड़ा हो गया, और डेप्रिसिएशन ज़्यादा, डिडक्शन ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम, टैक्स बचेगा, अच्छा ही है ना। अब सोचो ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसी चीज क्यों निकाली है। नहीं, तो सी कोई कोई लोग ने करेक्ट आंसर दिया है। अब देखो एकदम परफेक्ट आंसर देखो क्या है। बेसिक आइडिया इज गवर्नमेंट वांट्स टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री। तुम लोग अभी टैक्स नया नया पढ़ रहे हो ना, फाइनल सीए तक पहुंचोगे तब तक तुमको लगेगा यार भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना इंपॉर्टेंस देती है। अब क्यों देती है बताओ। चलो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, वो तो मैंने कारण बता दिया। तो अब मन में क्या आना चाहिए, क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसा क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या है, हम चीज़ें खुद बना रहे हैं, और गवर्नमेंट चाहती है कि हर प्रोडक्ट इंडिया में हम खुद मैन्युफैक्चर करें। नहीं तो पता है इंडिया में कितने आलसी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब चाइना वाइना कोई फॉरेन कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं। मेरे को बताओ दूसरे देशों से इंपोर्ट करना ये सही बात है, गलत है। गलत है। इसमें देखो दो नुकसान है। एक तो कंट्री का इंपोर्ट का बर्डन कभी भी बढ़ना नहीं चाहिए, और हम लोग दूसरे कंट्री के मोहताज हो रहे हैं। मीन्स आज अपने को मोबाइल जैसी चीज़ भी चाहिए ना, नहीं हम तो नहीं बनाएंगे, चाइना बना रहा है, आईफोन वाले बना रहे, उन लोग से मंगा लो। तो मतलब ये क्या अपना खुद का कोई इज्जत नहीं है, हम लोग दूसरी कंट्री के मोहताज बन के बैठे। इससे भारत सरकार क्या चाहती है, भाई तुम लोग दूसरे देशों के भरोसे मत रहो, हर चीज़ खुद बनाओ, और खुद बनाएंगे तो अपना कंट्री इंडिपेंडेंट बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। ये मोदी का सपना है। मोदी कई बार अपनी स्पीच में यही बोलता है कि इंडिया शुड बिकम इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, दूसरी देशों के भरोसे नहीं रहना है। इसलिए इन लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। एक और फायदा होता है, अगर हर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगा ना,
तो मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलेगी और फैक्ट्री में वर्कर लोग लगेंगे, तो बेचारे गरीबों को नौकरियाँ मिलेगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। ये भी एडवांटेज है। मतलब कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग होना मतलब देश के लिए दी बेस्ट चीज़ है। आज पता है चाइना का सबसे ज़बरदस्त नाम क्यों है? क्योंकि वो किसी भी कंट्री के भरोसे नहीं है, हर चीज़ खुद ही बनाता है। तो बस इंडिया भी वैसे ही चाहते हैं। अरे चाइना वाले तो मतलब कुछ भी नहीं, उन लोग का तो अलग ही गूगल है। अपने तो अमेरिकन अमेरिकन लोग का गूगल यूज़ करते हैं, यूएसए वालों का। वो गूगल के भरोसे हो गए। गूगल है किसका? यूएसए वालों का है। लेकिन चाइना वाले तो अपना खुद का सर्च इंजन बना रहे हैं। मतलब उन लोग किसी भी चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इट इज़ गुड ना, उससे चाइना का इकोनॉमी स्ट्रांग हो रहा है। वैसा इंडिया में भी होना चाहिए ना। लेकिन सुनो, गवर्नमेंट का सपना तो है कि मैन्युफैक्चरिंग करो मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन सुनो, जब गवर्नमेंट पब्लिक को ऐसा बोलती है ना, मोटिवेट करती है ना, कम ऑन इंडिया वालों मैन्युफैक्चरिंग करो, कम ऑन कम ऑन, तो पता है पब्लिक क्या बोलती है? मैन्युफैक्चरिंग करना कोई खाने का काम नहीं है। एक इतना सा प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ा बड़ा मशीन चाहिए। प्रोडक्ट इतना सा है लेकिन उसके लिए करोड़ों की मशीन लगती है, और करोड़ों की मशीन लेने के लिए पैसा कहाँ है? भारत एक गरीब देश है। अरे पब्लिक की कंप्लेन है, ध्यान से सुनो डायलॉग जो बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट क्या कर रही है? कम ऑन मैन्युफैक्चर करो मैन्युफैक्चर करो। तो लोगों की कंप्लेन क्या है? कि मैन्युफैक्चर करना इतना इजी थोड़ी है। एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना बड़ा तो प्लांट एंड मशीनरी लेना पड़ता है, और प्लांट एंड मशीनरी महंगी आती है, और उतने पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट क्या बोली? ओ, पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देंगे, बट तू पैसा फेंक, तमाशा देख। मतलब पैसों की चिंता ना करो, पैसे हम नहीं देंगे। मतलब प्लांट एंड मशीनरी महंगी महंगी आती है, हम थोड़ी देंगे पैसा, तू ले, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी से तेरा धंधा संवरेगा। तो मशीन तो तुझे ही खरीदनी पड़ेगी, लेकिन तू पैसा फेंक, तमाशा देख। मतलब क्या? तो मशीन खरीद, मशीन में पैसा फेंक और तमाशा देख। मतलब हम तेरे को एक्स्ट्रा 20% डिप्रिसिएशन देंगे। मतलब प्लांट एंड मशीनरी पे 15% तो मिलता ही है, प्लस और 20 मिल जाएगा, मतलब 35% डेप्रिसिएशन। तो इतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, तेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स बचेगा। तो टैक्स बचा के हमने तेरा सपोर्ट किया। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपोर्ट पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड गवर्नमेंट सपोर्ट कैसे करती है? पैसा दे के नहीं। गवर्नमेंट बोले पैसे हम क्यों देंगे भाई, तेरा धंधा है मैन्युफैक्चरिंग करके, तू कमा के तू पैसे छापेगा। हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर, लेकिन मशीन तो तुझे ही लेनी पड़ेगी ना। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि मशीन खरीदना बहुत कॉस्टली होता है, वो तेरे लिए फाइनेंशियल बर्डन है, लेकिन हम तेरा टैक्स का बर्डन बचा देंगे। तो एक तरफ तेरे पे मशीन खरीदने का बोझा है, तो दूसरी तरफ तेरा टैक्स का बोझा तो कम हो गया। नहीं तो अगर हम खड़ूस हो जाते, नहीं नहीं 20% एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन नहीं, मशीन लिए तो क्या है 15% का थोड़ा सा डिप्रिसिएशन दे देंगे, तो फिर उसमें तेरा इतने से डिप्रिसिएशन में प्रॉफिट कम नहीं हो पाता ना। लेकिन हमने तेरे को एक्स्ट्रा 20 दिया, तो उससे तेरा प्रॉफिट कम, टैक्स बच रहा है ना। अरे इन शॉर्ट एडिशनल डिप्रिसिएशन दे के गवर्नमेंट भारत की जनता को एंकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, सो डैट पीपल शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग करना भारत का सपना है, ताकि हर चीज़ भारत में मैन्युफैक्चर हो, हमारा भारत इंडिपेंडेंट बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। और बाद में सब चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, एक दिन हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। अरे अपने तरह तरह की चीज़ें बनाएंगे तो फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी, तो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तभी तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, डर मत, हम तेरे साथ हैं। तुमको महंगी महंगी मशीन लेनी पड़ती है ना, ले लो, चल ले लो, उसके लिए हम तुमको एक्स्ट्रा 20% डिप्रिसिएशन देंगे। और पता है फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट क्यों दे रही है? सुना था, मैंने बोला था एडिशनल डिप्रिसिएशन खाली फर्स्ट ईयर ही मिलता है, क्योंकि पहला साल ही तो बर्डन होता है। अपने में लेके देख, तुम्हारा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, तो जिस ईयर नई मशीन लेनी होती है ना, उस ईयर जान पे आता, हाय राम 2 करोड़ की मशीन कहाँ से लाऊंगा, कैसे पैसों का जुगाड़ होगा। मतलब जिस ईयर मशीन लेनी होती है उस ईयर सिर पे बोझ होता है, तो उस ईयर गवर्नमेंट ने तेरा टैक्स का बोझा हल्का कर दिया ना। इससे गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर ही मदद किया है। क्योंकि सी,
एक बार मशीन ले लेगा तो अगले साल से तो तू सेटल डाउन हो जाएगा। अगले साल तो उल्टे का मशीन के फायदे होने लगेंगे, प्रोडक्शन होगा, गुड्स बिकेंगे, आमदनी चालू हो जाएगी तेरी। तो बर्डन वाला ईयर पहला साल है ना, इसे फर्स्ट ईयर में मिला है। तो सी धीरे धीरे मैंने हर चीज़ का लॉजिक बता दिया। अब देखो तुमको समझेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए क्यों गवर्नमेंट उन्हीं को एंकरेज करना चाह रही है। फिर लुक लुक बिल्डिंग फर्नीचर इंटेंजिबल को क्यों मना किया है? क्योंकि उससे कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी होता है। अरे आज कोई प्रोडक्ट बनता है तो मशीनों से बनता है। बिल्डिंग तो एक जगह चाहिए, फर्नीचर वगैरह ठीक है धंधे में ज़रूरी है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मेन हीरो कौन? मशीन। ये प्रोडक्ट मशीनों से बनता है। तभी तो गवर्नमेंट ने बोला क्यों बिल्डिंग फर्नीचर को इनको हम लोग क्यों सिर पे चढ़ावे, इनका मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में क्या रोल है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो चीज़ें बनाने के लिए मशीन चाहिए ना, मशीन के लिए हम देंगे। अरे तभी तो गवर्नमेंट ने प्लांटेड मशीनरी के लिए रखा। सोचो अगर गवर्नमेंट फर्नीचर के लिए भी दे रही है तो फालतू में है ना। अरे फर्नीचर तो हर धंधे में लगता है। मशीन जैसी चीज़ों ने मशीन वो प्रोडक्ट बनाने में काम आती है। एंड गवर्नमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो उसके लिए इंकरेज कर रही है ना, तो उसमें सहायता तो मशीन की है, इससे मशीन को ही मिल रहा है। और फर्स्ट ईयर क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर ही बर्डन होता है ना। हाँ, सी मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे तुम कुछ भी बनाओ ना, कपड़े बनाओ, घड़ी बनाओ, मोबाइल बनाओ, रिमोट बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, फर्नीचर बनाओ, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करो। सी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का होना चाहिए, गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी थोड़ी रखी है। अरे तेरे को जो बनाना है बनाना है यार। अरे छोटा छोटा मतलब बॉटल बना ले, पानी पीने के बॉटल्स होते वो बना लो, कुछ भी करो, जूते बनाओ, चीज़ें मैन्युफैक्चर कर। क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई जगह लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है। तो कुछ भी बना लेकिन तू मैन्युफैक्चर कर, फिर देख पैसा फेंक तमाशा देख, और तमाशा देख मतलब एक्स्ट्रा डिप्रेशन मिलेगा। अब समझा? मेरे को बताओ ये पुरानी मशीन को क्यों नहीं मिला? अरे नई मशीन के लिए मिलता है ना, क्योंकि जब नई नई मशीन लेते हैं ना तभी अपने को सिर पे बोझा रहता है, यार इतनी बड़ी मशीन ले ली। जैसे मेरे लिए भी देख लो, मेरे लिए जब नया नया कोई वीडियो कैमरा है, कोई नया प्रोजेक्टर लेता हूँ, जिससे लेना पड़ता है उस टाइम बहुत सोचना पड़ता है, लूँ के नहीं लूँ के नहीं, हिम्मत करके ले लेते हैं। लेकिन बाद में तो अगले साल से सेटल हो जाते हैं ना। इससे गवर्नमेंट ने खाली उसी ईयर दिया जब तू टेंशन में है। और फाइन अपना बर्डन कैसे रिलीव हो गया, टैक्स बच गया ना अपना। लेकिन पता है इधर भी वो नाटक है, हाँ? ये भी हाफ हो सकता है क्या? अरे ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था 10 लाख की मशीन पे ना। अब ये 10 लाख की जो नई नवेली मशीन है, ये नई नवेली मशीन 3 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज किया है, तो लेस देन 180 डेज हो गया, तो हाफ ईयर होता है ना। तो फिर ये भी हाफ ईयर हो जाएगा, मतलब 2 लाख के बदले 1 लाख ही मिलेगा। अरे 2 लाख के बजाय फिर 1 ही लाख मिलेगा। लेकिन पता है इधर एक स्पेशल रूल है, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी क्या बोला कि 10 लाख की मशीन अगर लेस देन 180 डेज है तो ये 2 लाख को अपने को आधा मिलेगा ना, मतलब 1 लाख ही मिलेगा ना। लेकिन बैलेंस 1 लाख नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं। मीन्स अपना करंट ईयर कौन सा है, 22-23। अपनी एग्जाम में जो ईयर होता है 22-23 है, तो 22-23 में 1 लाख ले लो, देखो ये वाला स्क्रीन पर देखो ये वाला। लेकिन बाकी का 1 लाख हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं। अरे ये क्यों रखा मालूम है? क्यों? गवर्नमेंट क्या सोची, एडिशनल डेप्रिसिएशन वैसे ही लोगों को एक ही साल मिलता है, और उसमें भी लेस देन 180 डेज के कारण आधा हो गया, तो क्या खाक बेनिफिट मिला? हमने लोगों को एक इंसेंटिव के तौर पे एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया है, और उसमें भी बेचारे का कोई रीज़न से मशीन लेस देन 180 डेज हुआ, तो उसमें भी उसका पहले ही 1 ही साल मिलता है, वो भी आधा हो गया, तो क्या फ़ायदा है? और कभी भी गवर्नमेंट कोई चीज़ गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करने के लिए करती है ना, तो गवर्नमेंट दिल थोड़ा बड़ा रखती है। इससे गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं बेटा,
लेस देन 180 डेज के कारण तुझे अगर आधा मिल रहा है ना, तो बाकी का आधा तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा, वेस्ट ही नहीं जाएगा, तो आने वाले साल उसको क्लेम कर सकता है। मतलब बताओ फिर क्या होगा, ये 2 लाख का आधा मतलब 1 लाख, ये करंट ईयर के स्टेटमेंट में माइनस हो जाएगा। अरे स्टेटमेंट में माइनस कर देना हम लोग, ये देखो ये करंट ईयर के स्टेटमेंट में माइनस हो जाएगा, लेकिन बाकी का 1 लाख नेक्स्ट ईयर स्टेटमेंट बनाएंगे तब माइनस हो जाएगा। मतलब कैरी फॉरवर्ड करने मिल रहा है, जबकि नेक्स्ट ईयर देखने हैं तो मशीन का दूसरा साल हो जाएगा। लेकिन क्या करें, पहले साल में हम लोग फुल नहीं ले पाए बिकॉज लेस देन 180 डेज था, तो आधा ही मिला, तो बैलेंस आधा नेक्स्ट ईयर। लेकिन पता है यह सुविधा नॉर्मल डेप्रिशिएशन में नहीं है। सी नॉर्मल डेप्रिशिएशन में कैसा होता है कि अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ बस, बाकी का आधा नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। क्यों नहीं, कि नॉर्मल डेप्रिशिएशन तो हर साल चलता है ना। जैसे मेरा स्क्रीन पर देखो नॉर्मल डेप्रिशिएशन है, ये तो इस साल क्या नेक्स्ट ईयर भी आएगा। अरे नॉर्मल डेप्रिशिएशन तो WD मेथड से आते हैं, तो हर साल डेप्रिशिएशन तो साल टू साल मिलता है ना, तो उसमें अगर किसी कारण से लेस देन 180 डेज का हाफ हुआ ना, तो हाफ ही मिलेगा, ऐसे नहीं कि बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। एडिशनल डेप्रिशिएशन चूंकि अपने को एक ही बार मिलता है ना पहले साल, तो उसके लिए लॉ ने बोला है कि अगर तूने आधा लिया तो आधा नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। लंबी सांस लो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और सुनना ध्यान से, ये देखना। लुक, ये जो प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है स्क्रीन पर, देखना ये देखो ये वाली चीज। प्लांट एंड मशीनरी में भी है ना, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। लुक हियर, ये देखो क्या कर रहा हूं मैं। देख चार्ट बन रहा है। प्लांट एंड मशीनरी में देर आर 4 आइटम्स। क्या बोला, देर आर 4 आइटम्स जिसके लिए क्या, जिसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। 4 ऐसी चीज बताऊंगा ना जिसके लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों नहीं ये बताऊंगा, लेकिन वो चारों चीज मुंह पे बाहट होनी चाहिए, ओके। लेकिन उन 4 आइटम्स को छोड़ के ये देखो बाकी सब पे मिलेगा, बाकी सब पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो अब मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी 4 आइटम पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ओके। तो सी 1 बाय 1 देखना। फर्स्ट पॉइंट, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। एक ही चीज हुई अभी तक। क्या बोला, शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्यों? अरे मेरा प्लान क्या, मैं 4 चीजें बताऊंगा, हर एक का क्यों रीजन बताऊंगा। रीजन समझता तो मजा आता है, नहीं तो रट के पागल हो जाता है बच्चा। यस, सी गवर्नमेंट ने, किसी ने सही आंसर दिया, सुनो क्या आंसर था। एडिशनल डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने क्यों रखा है, टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो मेरे को बताओ, मैन्युफैक्चरिंग में जो एसेट काम आता है उसको भाव देना चाहिए ना। क्या शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इससे मैन्युफैक्चरिंग होता है? अरे शिप कहाँ चलती है, पानी में तैरती है। एयरक्राफ्ट हवे में, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल रोड में, और मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री। लेकिन शिप फैक्ट्री में नहीं, पानी में। एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में नहीं, हवे में। और गाड़ियां फैक्ट्री में नहीं, रोड पे। तो जो पानी, हवा, रोड में, उसका मैन्युफैक्चरिंग से क्या ताल्लुक। लेकिन ये बताना क्यों पड़ता है, पब्लिक को मालूम है, क्योंकि एक्चुअली सुनो, ये लोग बिलोंग करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के परिवार को। मैंने बताया था प्लांट एंड मशीनरी का परिवार बहुत बड़ा है, सब कुछ प्लांट एंड मशीनरी होता है सिवाय बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल। तो इतने बड़े परिवार में कुछ चीजें तो ऐसे जिसका मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम ही नहीं है, तो वैसी चीजें गवर्नमेंट ने अलग करवाई है। तो सिर्फ शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कभी सम आ गया ना, तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मत लेना। इवन इफ इन लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो
मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसमें शिप का क्या रोल है, एयरक्राफ्ट का क्या रोल है, और ये क्या लिखा, रोड, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब कार्स, ट्रक, बसेस वगैरह जो रोड पे चलती है, उन सब का मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली हर चीज हेल्प करता है। ऐसे तो एक 4 दीवार छत होगी, उसी में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रोड पे तो नहीं करेंगे। सी ऐसे इनडायरेक्टली तो हर एसेट कुछ ना कुछ काम आता ही है, लेकिन अपने को क्या देखना है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए डायरेक्ट क्या काम आता है, वो देखना है। ऐसे तो धंधे में हर चीज़ ज़रूरी है, कोई भी चीज़ फालतू में तो खरीदते नहीं ना, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में क्या काम आता है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों, गवर्नमेंट वैसे भी एक्स्ट्रा करके दे रही है यार, नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो गवर्नमेंट सब पे दे ही रही है ना। अब एक्स्ट्रा शादी थोड़ी कि सबको मिलेगा, वो तो जो स्पेशल लोग हैं उन्हीं को मिलेगा ना। ओके, दूसरा देखो क्या है, दूसरा देखो, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस बिल्डिंग। एक से ना, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस बिल्डिंग। क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस बिल्डिंग। इसके ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी चीज अगर तुमने ऑफिस में इंस्टॉल किया ना, ऑफिस में, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अरे इधर ये क्या लिखा, इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, इधर सारा स्ट्रेस ऑफिस के ऊपर है। ऑफिस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मैनेजमेंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट को किसी के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की पड़ी नहीं है, किसकी पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग किधर होता है, ऑफिस के फैक्ट्री में, फैक्ट्री में। इसे लॉ ने क्या बोला है, कोई भी वस्तु तुमने ऑफिस में लगा रखी है ना, तो भाई भूल जा, लेकिन वही चीज तू फैक्ट्री में लगाएगा तो यस मिलेगा। एग्जाम्पल दूं, ये देखो, एयर कंडीशन, एयर कंडीशन हमने हमारी ऑफिस में लगाया है तो नहीं मिलेगा, क्यों, एयर कंडीशन ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, वो तो ऑफिस में दे रहा है, और ऑफिस में थोड़ी ना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, और गवर्नमेंट इधर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाह रही है। लेकिन वही एयर कंडीशन को मैं फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दूँ तो फैक्ट्री में ठंडी ठंडी हवा देने से फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हेल्प हो रहा है, तो फैक्ट्री में इंस्टॉल करोगे तो मिलेगा। फिर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स अगर ऑफिस में रखोगे तो नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में रखा तो मिलेगा। अब तुम लोग बोले फैक्ट्री में क्यों कंप्यूटर, अरे होता है कभी कभी कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर के तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना जोरदार हो गया है कि कई बार अपने फैक्ट्री में कंप्यूटर में एक आध कमांड देते हैं, प्रोडक्शन चालू हो जाता है। तो समटाइम्स कंप्यूटर्स आर यूजफुल इन फैक्ट्री। तो सी लॉ ने क्या बोला है, देखिए एसी कंप्यूटर की बात छोड़ो, हमारा तो बस इतना कहना है, चाहे वो एसी हो कि कंप्यूटर हो कि कुछ भी हो, ऑफिस में तो नहीं मिलेगा, फैक्ट्री में तो मिलेगा। अरे मतलब इन शॉर्ट इधर सारा स्ट्रेस किस पे था, ऑफिस की वस्तु नहीं चाहिए हमको, हमको फैक्ट्री की वस्तु चाहिए। सी एक जन का इधर डाउट आया था, लुक, ये जो ना शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मैंने कैसे बोला, ये शिप हो गया, एरोप्लेन हो गया, रोड पे चलने वाली गाड़ियां हो गई, इनका मैन्युफैक्चरिंग में कोई रोल ही नहीं है। तो कोई कोई लोग को डाउट आता है कि सर अगर फैक्ट्री में ऐसा वो क्रेन जैसा गाड़ी होता है ना, मतलब वो रॉ मटेरियल को यहाँ से उठा के इधर रखता है, इधर से उठा के इधर रखता है, तो उसके लिए मिलेगा, क्योंकि वो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, वो रोड पे नहीं घूमता। हाँ, उसमें खाली 4 पहिए रखा के रखे, वो 4 पहिए तो क्यों, क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, तो जहाँ मशीन होती है और रॉ मटेरियल एक गोडाउन में साइड में पड़ा है, तो रॉ मटेरियल के बंडल उठा उठा के वो गाड़ी क्या करती, इधर लाती है। लेकिन वो रूटीन रोड पे चलने वाला व्हीकल नहीं है। सी लॉ ने क्या बोला है, देखो, रोड पर रोड ट्रांस मतलब जो रोड पे एकदम फुल स्पीड में नॉर्मल व्हीकल की तरह चलती है ना, उनकी मनाही है। नहीं तो वैसी सब चीज़ें ना, जब भी मैंने एग्जांपल दिया वो कि फैक्ट्री के अंदर ही कोई क्रेन जैसा गाड़ी बना के रखा है, इसको फोक लिफ्ट ट्रक बोलते हैं। फोक लिफ्ट, फोक होता है ना, फोक, अरे खाना उठाने खाना खाने फोक होता है ना, फोक,
तो वह कांटे जैसा रहता है, तो मतलब ऐसी छोटी सी गाड़ी है, वो कांटे जैसा उधर ऐसे उठा के मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेडिकेटेड है तो मिलेगा। और वो वैसे भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ही नहीं, वो फैक्ट्री के कंपाउंड में ही घूमती रहती है बस, तो उसको मिलेगा। और ये जो किसी ने अभी डाउट पूछा ना, ऐसा पॉइंट डाउट पूछा इससे नहीं बता रहा हूँ, किसी फाइनल सीए के पेपर में भी आया हुआ है। इंटर सीए में नहीं आया था, लेकिन फाइनल सीए के पेपर में ऐसा आया भी था कि फैक्ट्री के कंपाउंड में एक फोक लिफ्ट ट्रक है, ये देखो ऐसा वर्ड है, फोक, फोक मतलब कांटे जैसा, फोक लिफ्ट मतलब लिफ्ट करने के लिए ट्रक। तो ये सब स्पेशल चीजें ना खाली फैक्ट्री के कंपाउंड में ही घूमती है, दीज आर नॉट रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब उस पर मिलेगा। एनीवेज इंटर में इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछते, वो तो किसी ने डाउट पूछा इससे मुझे बताना पड़ा। फिर ये देखो कितनी चीजें मुझे बतानी, कम ऑन हिम्मत रखो, 4 चीज, 2 हो गई, तीसरा सुनो क्या है। तीसरी चीज है ऐसी कोई, सॉरी, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर तू सेकेंड हैंड मशीनरी लेता है तो तेरे को सस्ते में पड़ी, और सस्ते में पड़ी, अरे सस्ता मतलब भयंकर सस्ता होता है। मशीन जैसी चीज तुम लोग सेकेंड हैंड में लेने आओ ना, आधे से कम भाव में पड़ती है। ऐसा ही होता है। अरे तुम लोग जैसे कंप्यूटर्स वगैरह खरीदने जाओ, कंप्यूटर हम लोग फर्स्ट हैंड नया लेते हैं 70-80 हज़ार में बात होती है, सेकेंड हैंड 15 हज़ार में मिल जाता है। अरे सेकेंड हैंड मशीन बहुत सस्ती मिलती है, और तो उससे क्या होता है, अरे अगर इतनी सस्ती सस्ती मशीन लेगा तो तेरे सिर पे तो बर्डन ही नहीं है, तो हम तेरा टैक्स का बर्डन रिलीव क्यों करें। एडिशनल डेप्रिसिएशन के जरिए हम कर क्या रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन दे के तेरा प्रॉफिट कम करवा के तेरा टैक्स ही बचा रहे ना। लेकिन टैक्स बचाने की हम क्यों परवाह करें जब तू इतनी सस्ती मशीन लेके आ गया है। हाँ, तू फर्स्ट हैंड मशीन लेगा ना, तो हम समझते कि फर्स्ट हैंड मशीन बहुत महंगी होती है यार, बेचारे के पैसे घुस गए होंगे यार, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया होगा उसके सिर पे, तब हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हैं। लेकिन सेकेंड हैंड बिकॉज इट इज़ अ सस्ती मशीन, इसके लिए गवर्नमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए मना किया है। बट एडिशनल नहीं है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। सी यार नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है ना, तो मैं सेकेंड हैंड चीज़ भी लूँ तो भी मिलता है। और जैसे मान लो मैं प्रोजेक्टर या कैमरा सेकेंड हैंड भी खरीदता हूँ ना, तो मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेकेंड हैंड हो तो क्या है, सस्ते में पड़ा तो सस्ते अमाउंट पे दे दो डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन की अगर तू ख्वाब देख रहा है तो सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट देखो, चौथा, ऐसी कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसका फुल कॉस्ट एक ही झटके में होता है। अगर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जिसका इनकम टैक्स के प्रोविजंस में फुल कॉस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब ये देखो क्या होता है, सुनो इधर एक से एक स्टेटमेंट लेके बताऊंगा। ये देखो, ये देखना इधर स्टार्टिंग वाले देखो ना, ये देखो ये एक से ना, ये देखो अपने देखो इतने सारे सेक्शंस दिख रहे हैं ना डिडक्शंस के, एक सेक्शन 35 है और एक 35 एडी है। ये दो सेक्शन तुम लोग पढ़ोगे ना, तुम लोग नोटिस करोगे कि अंडर दीज टू सेक्शंस कभी कभी एसेट्स की फुल कॉस्ट का डिडक्शन एक ही झटके में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, तुम लोग सेक्शन 35 और 35 एडी पढ़ोगे तब अपने आप जान जाओगे। लेकिन इन दो सेक्शन में एक सुविधा है, किन दो सेक्शन में, सेक्शन 35 एडी में, कि कभी कभी मशीन्स की फुल कॉस्ट माइनस हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई मशीन है जिसका फुल कॉस्ट ही माइनस हो गया, तो सॉरी दोस्त, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों? डायलॉग याद कर मेरा, डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है। और जब एसेट की स्क्रीन पर देखो फुल कॉस्ट ही तू माइनस करके बैठ गया है अंडर सेक्शन 35 और क्या था वो 35 एडी, तो तेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन के नाम पे और क्यों देवे, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट का ही 20% है ना, तू कॉस्ट पूरी माइनस करके बैठा है
अब उस कॉस्ट का और 20% लेगा, पागल थोड़ी है। तो ये लॉ ने पहले ही बता दिया है। नहीं तो क्या पब्लिक तो अब मुंह उठा के चली आती है कि नहीं हमने मशीन लिया उसका एडिशन। अरे क्यों देंगे भाई, तेरे को अंडर सेक्शन 35 और एक सेक्शन 35 AD, इन सेक्शंस में अगर तुझे मशीन्स का पूरा कॉस्ट ही माइनस करने मिल गया तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का। अरे जिसकी फुल कॉस्ट माइनस होती ना उस पर तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, एडिशनल भी नहीं, क्यों डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है और तू फुल कॉस्ट माइनस कर बैठा है। ऐसा तुम लोग देखोगे सेक्शन 35 और 35 AD की थियरी में। ओके, तो देखो मैं कहा था, लुक हम लोग 4 ऐसी आइटम पढ़ रहे थे। कैसी कैसी, जो है तो प्लांट एंड मशीनरी के परिवार में से, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और पता है ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ट्रस्ट में ये चार्ट के हिसाब से तुम्हारा मगज चलेगा ना तो पेपर सेटर तुमको कभी लल्लू नहीं बना सकता। पता है अपने को एग्जाम में सम आता है, अपना सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। मतलब कभी भी ये दुविधा है ना पेपर में, यार एडिशनल डेप्रिसिएशन लूँ कि नहीं लूँ, ये दुविधा आएगी। तुम लोग अभी एग्जाम के मैदान में उतरे नहीं हो ना, लेकिन जब उतरोगे कई बार ये दुविधा आएगी, यार एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरे को बताओ ऐसे समय पे तुम लोग सोचोगे कैसे, बताओ। सबसे पहले देखो चार्ट के हिसाब से, जो मेरा चार्ट है ना वही मेरी सोच होती है। तो पहले क्या चेक करोगे, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, हाँ दिखा तो चलो माहौल तो बन रहा है। उतने में खुश उछलने मत बैठना। मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या चेक करोगे, बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, फर्नीचर नहीं होना चाहिए, इनटेंजिबल एसेट्स भी नहीं होना चाहिए, फिर ये 4 आइटम्स भी नहीं होनी चाहिए। और अगर अपना दिल कन्विंस हो गया कि हाँ ये बिल्डिंग फर्नीचर इनटेंजिबल और ये 4 आइटम तो नहीं है, कुछ और ही है, तो यस मिलेगा। मतलब ऐसे डिसाइड करना चाहिए। सीए में क्यों बताया मालूम, क्योंकि मैंने पुराने बैचेस में नोटिस किया है, मैं मस्त पूरा चार्ट वार्ट के थ्रू पढ़ा देता हूँ और बच्चे पढ़ते टाइम हाँ में हाँ मिला देते, लेकिन एग्जाम में सोचते अपनी अलग ही स्टाइल में। अरे भाई जो मेरा चार्ट होता है ना वैसे ही सोचना होता है। सैलरी वगैरह में भी मैंने जो चार्ट्स बना के दिए, ग्रेचुटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पोगा एम्प्लॉय, अदर एम्प्लॉय, तो जैसा मेरा चार्ट है वैसी मेरी सोच है, और वो सोच से सोचोगे तो आंसर राइट आएगा। ऐसे ही बौखला जाओगे एडिशनल लू के नहीं लू, रॉन्ग डिसीजन जाएगा। मेरे पास पता है कितने बच्चों ने ऐसे ऐसे डाउट लेके आया ना, मेरे को बताना पड़ा ये डाउट क्यों आया तेरे को, मेरे को बताना पड़ा, मैं खुद ही उसको बोलता हूँ, बोल ये मैन्युफैक्चरिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग है सर, बिल्डिंग है नहीं, बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, इसमें नहीं इसमें नहीं है, तो क्यों सोच रहा है, आएगा ना। एयर कंडीशन का डाउट लेके आ गए, देखो स्टूडेंट बोलो सर एसी दिया इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, तो कैसे सोचना चाहिए। देखो क्या एयर कंडीशन बिल्डिंग है, नहीं, फर्नीचर है नहीं, इंटेंजिबल है नहीं। अब ये 4 आइटम में चेक करो, एयर कंडीशन इसमें आता है नहीं, इंस्टॉल्ड इन ऑफिस बिल्डिंग आता है तो वो चेक करना पड़ता है, एसी कहाँ इंस्टॉल्ड है, एसी कहाँ इंस्टॉल्ड है, तो वो प्रॉब्लम में ये लोग बताते हैं। लेकिन लोग उतना सोचते ही नहीं, एसी 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 का क्या करो। अरे प्रॉब्लम में बताया था कि एसी फैक्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है, मतलब ये ऑफिस आइटम भी नहीं है, सेकेंड हैंड भी नहीं है, फुल कॉस्ट वाला भी नहीं है, मतलब इधर नहीं बैठ रहा है, तो बस एसी फैक्ट्री में तो इधर आ गया ना, ये देखो टिक मार्क में तो मिलेगा। तो सी मैंने कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं बताया, मैंने खाली इस चार्ट की अहमियत बताई कि ये चार्ट की रिस्पेक्ट करके ऐसे सोच तो आंसर मिलेगा। क्योंकि सी क्वेश्चन में क्या है, इधर तो मैंने देखो टिक कर दिया है, लेकिन एग्जाम में तो कोई चीज का नाम आएगा ना, कंप्यूटर दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे देंगे, लेकिन सी ये कंप्यूटर एसी वेसी आता है ना तो इन लोगों को बताना पड़ेगा कि ऑफिस में लगाया हुआ है कि फैक्ट्री में है। क्यों कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे ऑफिस में भी होती है, फैक्ट्री में भी होती है, तो वो सब में बताना पड़ेगा। कोई बोले सर बाई चांस नहीं बोला तो फिर अज्यूम कर लो, जैसे एसी वेसी का कुछ नहीं बोला तो अज्यूम कर लो ऑफिस में होगा एसी, कंप्यूटर्स का कुछ नहीं बोला तो ऑफिस में अज्यूम कर लो। क्यों ज़्यादातर ऑफिस में देखा जाता है क्या, एयर कंडीशन कंप्यूटर्स वगैरह, तो ऑफिस का अज्यूम कर लो, और ऑफिस का अज्यूम किया तो क्या होगा देख,
चौकड़ी मारा इधर, फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट बताओ ना, ये ऐसा सुपर फॉर्मूला है ना कि कभी भी तुम्हारी गाड़ी अटकेगी नहीं। इसको अच्छी तरह दिमाग में छाप डालो। और दिमाग में कैसे छाप निकालो, ये देखो, आंख बंद करके इमेजिन करने का। मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए प्लस, बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर नहीं, इंटेंजिबल नहीं, प्लांट एंड मशीनरी में भी वो 4 आइटम नहीं, बाकी कुछ होना चाहिए। और वो चारों आइटम क्या थी, देखना मत था, पहले ही बता रहा हूं। शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, फिर प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। पता है बेस्ट तरीका याद करें, ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है ना, तो बाहर की दुनिया को एक्सक्लूड कर दो, पानी छोड़ दे, हवा छोड़ दे, रोड छोड़ दे, ऑफिस भी छोड़ दे, तो फैक्ट्री आ गया ना अपने आप। अरे मतलब ये 2 पॉइंट अपने आप याद हो गए ना, इसमें तरीका समझा नहीं तुमने मेरा। देखो, शिप, एयरक्राफ्ट, रोड और ऑफिस है ना, तो शिप पानी वाली जगह छोड़ दो, एयरक्राफ्ट हवे वाली जगह भी छोड़ दो, रोड वाली चीज़ें भी छोड़ दो, ऑफिस वाली चीज़ें भी छोड़ दो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो पानी में होता है ना, हवे में ना, रोड पे ना, ऑफिस में, फैक्ट्री में होता है। तो ऐसे सोचना चाहिए तो याद रहता है। तो बताओ क्या क्या था, शिप्स, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस आइटम्स। फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन जो सस्ते में मिलती है, तो वो तेरे पे बर्डन ही नहीं होता है। फिर ऐसी कोई मशीन जिसकी फुल कॉस्ट एक ही ईयर में माइनस हो जाती है, जो सेक्शन 35 और 35 एडी में यूजुअली होता है। तो बस ये एडिशनल डेप्रिसिएशन की थियरी थी। और तुम लोगों ने ये चीज़ सुनी थी, मैंने बोला था, रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो, एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है कि फर्स्ट ईयर। सी फर्स्ट ईयर मतलब एक पर्टिकुलर मशीन के लिए फर्स्ट ईयर। जैसे नेक्स्ट ईयर में कोई नई मशीन लूँ तो उस नई मशीन का तो मिलेगा ना, मतलब एक पर्टिकुलर मशीनरी का एक ही बार एक साल मिलेगा। अब थोड़े टाइम के बाद फ्यूचर में कुछ और नई मशीन लूँगा तो उसका वापस मिलेगा। तो एक बार मतलब ऐसे नहीं कि बस एक बार ख़त्म। अरे एक बार एक मशीन के लिए एक बार, दूसरी कोई नई मशीन हुई तो उसका भी फर्स्ट ईयर में मिलेगा ही ना। और फर्स्ट ईयर में अगर लेस देन 180 डेज हुआ तो हाफ ईयर होता है, लेकिन बैलेंस हम लोग आधा नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं, मैंने बोला था ना ये। और सी इसका है ना, मैं कुछ सम्स तुमको होमवर्क दूंगा जाते टाइम आज, और वो होमवर्क तुम लोग सॉल्व करना। अभी तुम लोग मार्क कर लो ना, ये देखो, एक से ना, ये देखो ये सम। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस इनकम के टॉपिक में से, ओके। क्वेश्चन 1 एंड 2। और सी ये सम है ना, खास एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए डेडिकेटेड है। तुम लोग ने अगर नज़र घुमाई होगी तो देख ही लिया होगा, ये देखो, मैं ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे नज़र गई होगी तो देखो मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है, इधर भी मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वर्ड देखते उछलने का नहीं, कंडीशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी भी होना चाहिए। हाँ एक और चीज़, हाँ एक और चीज़, ये ना मैन्युफैक्चरिंग के साथ पावर सेक्टर के लिए भी है। ये देखो इधर, इवन इफ क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ना, लुक, कि एसएससी का पावर जनरेशन का बिजनेस है, तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। क्योंकि मालूम है इनकम टैक्स वालों का क्या मानना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना भी एक तरह से कोई प्रोडक्ट ही बन रहा है। फर्क इतना है, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी कोई चीज़ें बनती है ना, चीज़ें, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से जनरेट करते हैं इन लोग, तो वो भी एक तरह का उसको प्रोडक्ट मानते हैं, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग गिनती है। अरे इन शॉर्ट पावर बिजनेस हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उन लोग को भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है।
अब कोई बोलेगा सर पावर यूनिट्स वाले अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करें तो करने देना। सी स्ट्रेट लाइन मेथड वेथड वो तो नॉर्मल डेप्रिशिएशन के लिए है। अभी मैं एडिशनल का बात कर रहा हूँ ना, तो एडिशनल डेप्रिशिएशन तो तू चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करे कि डब्ल्यूडी मेथड फॉलो करे, एडिशनल तो वैसे भी फर्स्ट ईयर में मिलता है और फर्स्ट ईयर तो वैसे भी ओरिजिनल कॉस्ट में निकालते हैं। सी एसएलएम डब्ल्यूडी में क्या, डब्ल्यूडी में वो बैलेंस रिड्यूस होते आता है फिर परसेंटेज निकालते हैं ना, लेकिन वो तो फ्यूचर वाले ईयर में। एडिशनल डेप्रिशिएशन तो वैसे भी पहले साल में मिलता है और पहले साल का डेप्रिशिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट भी आता है। अरे मतलब कोई बच्चा ये पूछे ना कि सर पावर यूनिट्स वाला स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा है तो करने देना, तू स्ट्रेट लाइन कर डब्ल्यूडीवी कर, तुझे फर्स्ट ईयर एडिशनल डेप्रिशिएशन मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिशिएशन में कुछ मेथड का नहीं होता है, वो तो एक ही बार मिलता है कॉस्ट पे 20%, तो खत्म। तो उसमें मेथड वेथड का थोड़ी होता है, मेथड का इंपॉर्टेंस तो आने वाले सालों में होता है कि आने वाले सालों में डब्ल्यूडीवी में रिड्यूस होते आता है और डेप्रिशिएशन भी वो हिसाब से आता है, लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर में मिलता है ना। इन शॉर्ट पावर के धंधे को भी मिलता है। खैर मैंने तो जो तुमको 2 सम होमवर्क दिए वो प्योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला है, और मैं तुमको पहले ही तरीका बता देता हूं। डेप्रिशिएशन के सम में है ना, लुक सबसे पहले मालूम है क्या नक्की करना होता है, देखो हिंट दे रहा हूं, हिंट ये देखो ना, इस तरह की कितनी वर्किंग करानी है वो पहले सोचना पड़ता है। जितने ब्लॉक उतनी वर्किंग। अरे ये वर्किंग, अरे कोई कोई समय तुम लोग देखोगे ना ऐसा वर्किंग 2-2 3-3 बार किया होता है, एंड कोई कोई समय ऐसा एक ही वर्किंग किया होता है, लेकिन ये वर्किंग ब्लॉक के हिसाब से होते हैं ना। तो मान लो क्वेश्चन में कुछ 15% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन वाले एसेट्स है, कुछ 40% रेट ऑफ डेप्रिशिएशन वाले एसेट्स है, कुछ 10% वाले है, तो अलग अलग परसेंटेज वालों का ब्लॉक अलग बनता है ना, तो ऐसे 3 अलग वर्किंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने क्वेश्चन में सुनो जितने भी एसेट्स का जिक्र किया है सबका रेट भी सेम, क्लास भी सेम, तो कॉमन ब्लॉक हो गया। तो सुन फिर इस तरह की एक ही वर्किंग होती है। मतलब क्वेश्चन में ना छांट लेने का पहले कि जो डेप्रिशिएशन के परसेंटेजेस चेक कर लिया करो, और लगा ना यार जितने भी क्वेश्चन में एसेट्स है ये तो सब सेम रेट वाले, लेकिन सेम रेट के साथ क्लास भी सेम होना चाहिए। नहीं तो पता है बिल्डिंग पे भी 10% आता है, फर्नीचर पे भी 10% आता है, लेकिन बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों अलग कैटेगरी है ना, तो वो एक कॉमन ब्लॉक नहीं बन सकता। तो अगर बिल्डिंग है फर्नीचर है तो दोनों का अलग वर्किंग करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। एंड फिर एक और चीज, एडिशनल डेप्रिशिएशन का है ना एंड तक सोचो मत। कितने लोग क्या सोचते हैं, ये सर ने एडिशनल डेप्रिशिएशन का होमवर्क दिया है, सम की शुरुआत से एडिशनल का पागलपन चढ़ जाता है उसको। शांति रखने का मैं बताऊं बेस्ट टेक्निक, ये देखो स्क्रीन पर देखो मैं क्या कर रहा हूं। जब हम सम सॉल्व करते हैं डेप्रिशिएशन का, एक सेकेंड, एडिशनल डेप्रिशिएशन को ये देखो एक बार के लिए भूल ही जाओ, ऐसा कोई चीज है ही नहीं, बस चुपचाप साधारण डेप्रिशिएशन कैसे निकालते बताओ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, एड परचेजेस, लेस सेल्स, फिर बाद में लेस देन 180 डेज वाले को कोने में लेके हाफ ईयर, बैलेंस से फुल ईयर, नॉर्मल डेप्रिशिएशन निकाल लो। फिर बाद में लास्ट में एडिशनल डेप्रिशिएशन का थॉट आना चाहिए। हाँ एडिशनल डेप्रिशिएशन एकदम लास्ट में थॉट आना चाहिए, और उस वक्त दिमाग लड़ाओ ये वाला, ये देखो ये वाला दिमाग, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या ये प्लांट एंड मशीनरी है, कहीं ये 4 आइटम तो नहीं है ना, ये सब लास्ट में दिमाग लड़ाने का। लेकिन पहले ये देखो स्क्रीन पर देखो ना, यहां तक कहां तक, नॉर्मल डेप्रिशिएशन तक कुछ भी सोचना मत एडिशनल का, चुपचाप नॉर्मल सम की तरह सॉल्व कर दो, मानो कि एडिशनल डेप्रिशिएशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन पूरा सॉल्व होने के बाद है ना, ये देखो ये डब्बा बनाया ना मैंने डब्बा, ऐसा कोई फिगर उठाओ और उस पर 20% ले डालो, लेकिन काबिल होना चाहिए हो। और एडिशनल के काबिल कौन होता है, स्क्रीन पर देखिए ये लोग है ना, ये जो टिक किया है वो, और लेस देन 180 डेज तो हाफ ईयर भी करना पड़ेगा। तो सी मैं जानबूझ के तुम लोग को पहले ट्राई करने को दे रहा हूँ, नहीं तो क्लास में क्या फटाफट मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आता ना, कोई अपना आंसर ही बता देता है तो सस्पेंस खुल जाता है ना। इससे तुम लोग पहले खुद कोशिश करना, फिर इसका आंसर तुमको मिलेगा। ओके अब देखो डेप्रिशिएशन में हम लोग कहां पहुंचे, लुक हियर, डेप्रिशिएशन की थियरी देखो समाप्ति पे, लुक
अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन का थियरी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, अदर पॉइंट्स। अब अदर पॉइंट्स बोलने के लिए पॉइंट्स है, लेकिन एक ही पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है, फिर खत्म हो जाएगा। सुनो पॉइंट क्या है। हायर परचेज सिस्टम पे अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये सवाल उठा है। एसेट अक्वायर्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम, सी डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, कभी भी ये सवाल खड़ा होता है ना, अपने को कंडीशंस चेक करने का। तो कंडीशंस की थियरी देखो इधर है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, हायर परचेज सिस्टम, अकाउंट्स में पढ़ा है ना। हायर परचेज सिस्टम में अगर कोई एसेट खरीदा है तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं, चेक कर लो कंडीशन। पहली कंडीशन का एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए, चलो मान लो वो एसेट हम धंधे में यूज कर रहे। दूसरी कंडीशन क्या है, ओनर होना चाहिए। इसको लेके क्या बोलना है तुम्हारा। तो ये देखो इसके लिए ना, यस, तो सी इसके लिए क्या है, कोई कोई लोग को अकाउंट्स का याद है, कोई कोई लोग को नहीं पता होता है। तो एक बार क्या मैं सेफ्टी के लिए तुमको एक ड्राइंग के थ्रू बताऊंगा ना, तो क्लैरिटी रहेगा। ऐसे अकाउंट्स में जिससे हायर परचेज पड़ा है थोड़ा उसको क्लैरिटी है, लेकिन ये देखो, ये देखो ना, अदर पॉइंट्स, नोटिस किया अदर पॉइंट्स चालू हुआ है। अब उसमें हायर परचेज सिस्टम, टेल मी, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, हम लोग जो एसेट की कीमत है उसको इंस्टॉलमेंट्स में चुकाते हैं। तो ये देखो मान लो एसेट अपना, एक से ना, 5 लाख का एसेट है, ये 5 लाख की कॉस्ट है, लेकिन हायर परचेज में बंदा क्यों जाता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किस्तों में पेमेंट कर रहा है। तो मान लो उसने 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट से पेमेंट किया है, 1 लाख करके। एंड सिंस हम लोग इंस्टॉलमेंट से पे करते हैं, अपने को हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ये सब अकाउंट से पढ़ा ही है। लेकिन पता है हायर परचेज सिस्टम में तकलीफ क्या है, जब तक हम लोग आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते ना, तब तक ओनरशिप नहीं मिलता है। और डेप्रिसिएशन की सबसे बड़ी कंडीशन ही क्या है, ओनर होगा तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। अरे तो अभी टेंशन हो गया कि डेप्रिसिएशन देने का ही नहीं इसको। कोई बोले हाँ सर वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम ओनर बनेगा ना, लेकिन ओनर कब बनेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 5वें साल में। और डेप्रिसिएशन की बातें तो शुरुआत से करनी पड़ती है। अरे डेप्रिसिएशन तो एसेट आते ही पहले साल से चालू करना पड़ता है ना। तो पहले साल में ये देखो, पहले साल में अपना स्टेटस क्या है, क्या मैं ओनर हूं, नहीं। तो बिकॉज मैं ओनर नहीं हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन लेने में तकलीफ हो जाएगी नहीं तो। लेकिन फिर भी कानून में पता है क्या बोला है, डोंट वरी, इवन इफ आप पहले साल ओनर नहीं हो फिर भी आपको डेप्रिसिएशन देंगे। जबकि टेक्निकली आप ओनर कब बनोगे, 5वें साल में, जब आखिरी इंस्टॉलमेंट भरोगे तभी। ऐसा ही होता है ना हायर परचेज में टर्म्स। लेकिन फिर भी कानून ने बोला है कोई बात नहीं बच्चा, तो टेंशन ना ले, हम तेरे 5वें साल में ओनर बनने की राह नहीं देखेंगे ना तुझे दिखवाएंगे। तेरे को शुरुआत से ही फर्स्ट ईयर में ही ना ऐसे मान लेंगे जैसे कि तू ओनर है, और शुरुआत से डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाएगा। और पता है गवर्नमेंट ने ऐसी सोच क्यों रखी, कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि देखो हमने भी जो ओनर की कंडीशन रखी थी ना, वो क्या सोच के रखी थी कि हमको भाड़ूतरीस नहीं चाहिए, कि भाड़ूतरीस लोग रेंट भर के रेंट का डिडक्शन लेते हैं, भाड़ूतरी नहीं चाहिए। तो मेरे को बताओ क्या ये बंदा भाड़ूतरी है। हायर परचेज में जो खरीदता है ना, उसका इरादा एसेट का मालिक बनने का होता है, लेकिन बेचारा गरीब है, पैसे नहीं है, तो किस्तों में दे रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो किस्तों में दे रहा है, जस्ट बिकॉज उसको ओनरशिप लास्ट में मिल रही है, उसका मतलब क्या भाड़ूतरी है वो। उसका इरादा नेक है, उसका इरादा ओनर बनने का है। तो लॉ ने भी क्या सोचा, यार बंदा चला तो ओनर बनने के इरादे से था ना, लेकिन ठीक है अमीर आदमी होता तो एक शॉट में पैसा दे देता, गरीब है तो किस्तों में दे रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन ओनर बनने का है। सी हमने ओनर की कंडीशन क्या सोच के रखी थी, हमको भाड़ूतरी लोग नहीं चाहिए,
जैसे शिरीष सर ये क्लास में भाड़े की जगह लेके चला रहे, तो भाड़े की जगह पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम ओनर बन रहे हो, जस्ट खाली पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो, और बिकॉज ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट तुमको ओनरशिप लास्ट में मिल रही है, उससे बेचारा डेप्रिशिएशन से वंचित क्यों रहे? इससे लॉ ने बड़ा दिल रखे बोला तू चिंता ना कर, हम टेक्निकली तू ओनर नहीं है वो सब देखेंगे नहीं, तेरा ओनर बनने का इरादा है ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, पहले साल से डेप्रिशिएशन मिलेगा। एंड बराबर है ना, अगर ये नहीं होता तो बेचारे गरीबों के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है। आज मैं अमीर होता तो एक शॉट में पैसा देता तो मुझे डेप्रिशिएशन कैसे हक से मिलता? ये तो मेरे पास पैसों की तकलीफ है इसलिए किस्तों में दे रहा हूँ, लेकिन मेरा भी मन ओनर बनने का ही तो है। इससे लॉ ने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, तू भले पैसा किस्तों में दे, लेकिन डेप्रिशिएशन तेरे को शुरुआत से मिलेगा ऑन फुल 5 लाख। मतलब ये देखो कैलकुलेशन भी इधर गौर करने लायक। ये देखो ना अपने ये डेप्रिशिएशन का, ये तुम लोग को बाय नाउ ये छप गया है कि नहीं? डेप्रिशिएशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट रट डालो, ये बाहर होना चाहिए। तो टेल मी, ये वाले एग्जाम्पल का इफेक्ट बताओ ना क्या आएगा। 5 लाख की मशीन है, 1-1 लाख करके चुका रहा हूं इंटरेस्ट के साथ, तो पता है क्या करना चाहिए? देखो ये सब इग्नोर, चुपचाप 5 लाख का ये देखो पूरा कॉस्ट परचेज ही तो कर रहा हूं। हायर परचेज सिस्टम पे मैंने कोई एसेट खरीदा है ना। अरे ओपनिंग डब्ल्यूडी में तो क्या होता है, पुराने एसेट्स, मैं तो क्या माहौल बनाया हूं कि इस साल हमने अंडर हायर परचेज सिस्टम कोई चीज खरीदी, तो खरीदी ना, तो खरीदी हुई चीज तो परचेज में आती है ना। लेकिन अमाउंट कितना आएगा? पूरा 5 लाख, पूरा 5 लाख जो उसका कॉस्ट प्राइस है, जो अकाउंट्स की भाषा में हम लोग क्या बोलते थे? कैश प्राइस। याद करो, अकाउंट्स में इसको तुम लोग ऐसे पढ़ाया गया था, ये 5 लाख इज द कैश प्राइस। इंटरेस्ट को मिला के आता है तो हायर परचेस प्राइस होता है, एचपी प्राइस। एनीवे जाने दो, अकाउंट्स तुमको याद नहीं है तो सोचो मत। अभी तुम लोग इधर समझ लो कि पूरी 5 लाख हम लोग ब्लॉक में घुसेड़ देंगे और शुरुआत से डेप्रिशिएशन मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो फिगर्स है ना, देखो ना, ये सब को इग्नोर करना चाहिए। ये देखो मैं सब पे चौकड़ी मार रहा हूं। 1 लाख का कुछ नहीं करना है। नहीं तो कितने लोग तो क्या सोचते हैं, सर हम लोग 1-1 लाख करके पेमेंट कर रहे हैं ना, तो मतलब उनको क्या लगता है ये ब्लॉक में भी है ना, हर साल 1-1 लाख डालो। ऐसा नहीं होता है। अपने जो ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक है, ब्लॉक पेमेंट बेसिस पे नहीं होता है, अक्रूवल बेसिस पे होता है। एक बार मैंने एसेट खरीद के 5 लाख का लाइबिलिटी खड़ा कर दिया ना, मेरा कॉस्ट अक्रू हो चुका है, तो एंटायर 5 लाख ब्लॉक में डालना पड़ता है। अगर ऐसे होने लगा ना कि जैसे जैसे पेमेंट करोगे वैसे वैसे, अरे ऐसे तो हम लोग कई बार लोन पे भी लेते, तो सी तू लोन पे ले, उधार पे ले, जैसे भी ले, एसेट का फुल कॉस्ट ब्लॉक में डालना पड़ता है। तो इधर भी फुल कॉस्ट मतलब फुल 5 लाख ब्लॉक में शामिल होता है इधर, और उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा शुरुआत से ही। एक सेकेंड, और मैंने क्या बोला था, इसको इग्नोर करना चाहिए ना, ये इसको 1-1 लाख को इग्नोर करना चाहिए बोला था ना मैंने। अब व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? एक से थोड़ा चौकड़ी मारा, दिख नहीं रहा इसको अच्छी तरह, ये सब इग्नोर। इंटरेस्ट का बताओ, चलो हिम्मत है तो बताओ, चलो हाँ, इंटरेस्ट का क्या करेंगे? ये तो चौकड़ी मार दिया मैंने। तो मैंने तुमको ये पढ़ाया था, देखो ये इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट पढ़ा चुका हूं मैं। तो इंटरेस्ट का क्या रूल होता है? अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, और वो तो हायर परचेज वाला है। सी हायर परचेज वालों के लोन वाला कोई एसेट खरीदने से संबंधित ही है ना, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही होता है ना। तो सी ये वाली थियरी का इस्तेमाल करो। इधर मैंने क्या बताया था, जब तक एसेट का पुट टू यूज नहीं होता है तब तक का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट भी जोड़ दो, और बाद वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1). तो बस ये नॉलेज लगाओ,
तो बताओ ये नॉलेज से बताओ क्या आना चाहिए। यस, तो ये नॉलेज है ना, तो बच्चे को पूछना चाहिए सर आप क्वेश्चन तो पूछ रहे हो लेकिन ये तो बताओ कि ये 5 सालों के इंटरेस्ट में से पुट टू यूज कब हुआ था। तो सुनो, जब तक क्वेश्चन में अलग से पुट टू यूज का नहीं बोला हो ना, हमेशा अज्यूम करना चाहिए देखो एसेट को खरीदते ही तुरंत पुट टू यूज किया है। तो ये देखो मैंने एसेट तो खरीद डाला ना, तो तुरंत पुट टू यूज हो गया। देखो पुट, तो ये सब आफ्टरवर्ड्स वाला है। सी पुट टू यूज के बारे में अगर सम साइलेंट होना तो क्या अज्यूम करना चाहिए, एसेट खरीदा तुरंत पुट टू यूज किया। एंड बराबर है, तुम लोग भी तो यही करते हो। चलो ये तो मैं बिजनेस का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। घर में भी तो हम लोग क्या करते, घर में कोई टीवी खरीदते, फ्रिज खरीदते, एसी खरीदते, हम लोग थोड़ी ला के छोड़ देते, लाते ही सीधा जगह पे लगा देते। हम लोग तो उतावले हो रहे थे उसको पुट टू यूज करो। तो मतलब बिजनेसमैन भी वही करता है ना, कोई एसेट आया उसको थोड़ी पेटी पैक पड़े रहने देगा। पुट टू यूज तो तुरंत ही होता है, कुछ नहीं दिया हो तो प्रॉब्लम साइलेंट है। तो इधर पता है क्या अज्यूम करना चाहिए, देखो पुट टू यूज स्क्रीन पर देख लिखा है, तुरंत हो गया। तो ये सब इंटरेस्ट पुट टू यूज के पहले का है कि बाद वाला है, बाद वाला है। और बाद वाले का क्या बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 36(1). मतलब अकाउंट्स की भाषा में बोलूं ना, ये हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेप दो, डेबिट साइड, पीएनएल डेबिट साइड। लेकिन खैर टैक्स में पीएनएल डेबिट साइड बोलना उचित नहीं लगता। टैक्स में क्या बोलना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्ट कर दो, क्योंकि अपने जो स्टेटमेंट भी बना रहे ना वो एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, तो उधर डिडक्शन की तरह आ जाएगा। लेकिन ऐड टू कॉस्ट वाला मत करना। ओके समझा, तो बताओ अगर मेरे एग्जाम्पल में पुट टू यूज यहां होता तो, हाँ तो फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट हम लोग 5 लाख में जोड़ देते। फिर लुक, ये ब्लॉक के अंदर हम लोग 5 लाख प्लस कुछ दिखाते, प्लस इंटरेस्ट। अरे अगर, अरे कौन सा, अरे ये अगर पुट टू यूज यहां हुआ था तो ये वाला इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज करते ना, ऐड टू द कॉस्ट। अरे पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट क्या करते, एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं। तो जो 5 लाख का एसेट है उसमें ये वाला इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, एंड जोड़ेला फिगर ये ब्लॉक में आता। जैसे मान लो ये इंटरेस्ट कुछ 20,000 का है फर्स्ट ईयर का, तो हम लोग इधर 5,20,000 दिखाते हैं। अरे वो तो कब, अगर पुट टू यूज 1 साल के बाद किया होता तो, और बाकी सब इंटरेस्ट तो साल टू साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ होता है ना, ऐसे स्टेटमेंट में डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) मिल जाएगा। और यही तो एक्चुअल कॉस्ट की थियरी में पढ़े थे हम लोग। एनीवेज ये तो मैं अभी रिसेंटली पढ़ा था इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूँ। 99% पता है क्या होता है, इन लोग पुट टू यूज का कुछ बोलते ही नहीं है। तो क्या अज्यूम करना चाहिए, तुरंत पुट टू यूज हो गया तो पूरे इंटरेस्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट करो और स्टेटमेंट में डिडक्शन ले लेना चाहिए। अब सुनो, इधर कोई को लोग को डाउट आता है कि सर, एक सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ, एक सेकंड ना, इसका मैंने क्या बोला, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और क्या बोला था इसका, बोलना डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1) है। अब सी इसमें ना एक डाउट आता है लोगों को, लुक मैंने क्या बोला, ये पूरी 5 लाख की मशीन या जो भी एसेट है इधर ब्लॉक में शामिल कर दो और अपने को फर्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन मिलना चालू हो जाता है ना। लेकिन पता है कोई लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन तो दे रही है, लेकिन अगर बाय चांस असेसी की नीयत खराब हो गई, वो 5 इंस्टॉलमेंट्स में से 3 इंस्टॉलमेंट दिया, बाद में पैसे दे ही नहीं रहे। हायर परचेज से पढ़ा था ना अकाउंट्स में कि मतलब मैंने 3 इंस्टॉलमेंट तो इज्जत से चुका दी, चौथी और 5वीं इंस्टॉलमेंट दे ही नहीं रहा हूं। अरे थर्ड इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट चालू हो गया, नहीं देने का, जाओ। अरे पर अपने डेप्रिसिएशन तो पहले साल से चालू कर दिए ना, तो क्या करेंगे।
तो ऐसे केस में पता है लॉ ने क्या बोला, कोई बात नहीं, हमने फर्स्ट ईयर में 5 लाख को ब्लॉक में डाल दिया था ना, अब वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा है, तो जिससे हमने एसेट खरीदा था एसेट छीन लेगा ना, तो एसेट छीन लिया मतलब एक तरह से एसेट बिक गया, तो उसको सेल्स की जगह पे दिखा दो कि एसेट चला गया, चले गए वो, कौन, एसेट, कौन छीन लिया, क्या बोलते हैं उसको, हायर वेंडर, हम लोग हायर परचेजर है, तो हायर वेंडर ने एसेट रीपोजेस कर लिया, टेकन बैक, तो एक तरह से मेरा एसेट बिक गया समझ लो, तो उसको लेस कर देंगे इधर, ये देखो ना माइनस किया इधर, लेकिन अमाउंट क्या लेंगे, अनपेड इंस्टॉलमेंट्स। सी अपने यूजुअली सेल होता है तो कैसे सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, देखो ना जरा, सेल में हम लोग कैसे सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में तो सेल नहीं है ना, हमने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, इसे वापस छीन लिया, तो जितनी किस्तें हमने नहीं चुकाई ना वो एक तरह से मेरा सेल प्राइस है, और मैंने मेरे एग्जाम्पल में 2 किस्तें नहीं चुकाई ना, और 2 किस्तें मतलब 1 लाख और 1 लाख, तो 2 लाख माइनस करेंगे, मतलब ऐसा फील करो ना, फर्स्ट ईयर में तो हमने पूरा 5 लाख डाल दिया था, और 3 साल के बाद जब चौथा साल आया ना तो हमने ब्लॉक में 2 लाख लेस कर दिया। अरे लेस कहाँ किया होगा, ओपनिंग WDV एड परचेज लेस सेल्स। सी मैं खाली नीचे क्यों लिखा हूँ इसको, क्योंकि वो अलग ईयर में आया होगा ना, सी 5 लाख तो हमने ईयर 1 में डाल दिया होगा, इधर ही देख लो ना, ईयर 1 में क्या दिखाया होगा, ब्लॉक में 5 लाख ऐड किया था, और ईयर 4 में वो अपने से गुस्सा होके छीन लिया, तो हम लोग ब्लॉक में से 2 लाख माइनस कर देंगे सेल्स की तरह, और 2 लाख क्यों 2 लाख मैंने नहीं दिया तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया, वाह, सी सेल करते तो फ़ायदा क्या होता है, सेलिंग प्राइस मिला, सेलिंग प्राइस मिला, लेकिन इधर डिफॉल्ट में फ़ायदा क्या हुआ, 2 लाख देना नहीं पड़ा, 2 लाख देना नहीं पड़ा, एक तरह सेल प्राइस जैसा ही हो गया ना यार, अपने परचेजर, मैं परचेजर बन के तो सोच रहा हूँ, अरे मैंने पहले 5 लाख पे डेप्रिशिएशन लेना चालू कर दिया और मज़े से डेप्रिशिएशन ले रहा था, लेकिन 3 साल तक तो शराब से मैंने किस्तें भी चुकाई, चौथे साल में वो नाराज़ हो गया मुझसे, तू पैसा नहीं दे रहा है, मुझसे एसेट छीन लिया, तो मैंने उसको क्या दिखा, ले जा बेच दिया, तेरे को एक तरह से बेच दिया, और बेच दिया, उसका सेल प्राइस 2 लाख दिखा देंगे, 2 लाख इज द अनपेड इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन एक बात बोलो, ये जो अभी बात चल रही थी ना, डिफॉल्ट हो गया तो क्या, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, मुझे क्यों छेड़ना पड़ता है, कोई ना कोई बच्चा मेरे को हर बैच में डाउट पूछता ही है, चाहे चालू लेक्चर में या लेक्चर के बाद, इससे मैं क्या सोचा एक बार बता देता हूँ ना यार, क्योंकि सी भले मुझे मालूम है इसका एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए तो हर डाउट इंपॉर्टेंट होता है ना, इससे वो डाउट आता है उस चक्कर में बता दिया। तुमको तो खाली इतनी चीज जाननी है कि हायर परचेज में भी एसेट लेते हैं ना तो भी डेप्रिशिएशन मिलता है, जबकि अपने को ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट चुकाने में मिलती है, लेकिन डेप्रिशिएशन के लिए लॉ ने क्या बोला है, शुरुआत से ले लो ऑन द एंटायर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 lakhs एज इफ यू आर अ नॉर्मल परचेजर। इंस्टॉलमेंट दिया होगा ठीक है, लेकिन हम देखो नॉर्मल आदमी समझ के पूरे 5 लाख का डेप्रिशिएशन दे देंगे, और इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी मैंने बता दिया तुम लोग को। तो ये अदर पॉइंट्स का एक पॉइंट था, इसके साथ ही डेप्रिशिएशन की थियरी समाप्त, डेप्रिशिएशन की थियरी समाप्त, ओके।